जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, आगामी 20 अथवा 22 सितंबर को बीपीएससी का 67 प्रीलिम्स का री एग्ज़ाम होना सुनिश्चित किया गया है। उसी क्रम में यूनिक एग्जाम्स IAS संस्था अपने चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार श्रृंखला के रूप में लेकर आ रही है। इसके पहले हमने भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंडों का अध्ययन कर लिया। इधर कुछ दिनों से हम पिछले कुछ दिनों से भारत एवं विश्व के भूगोल के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम आज 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के प्रश्नों को देखेंगे और उससे संबंधित व्याख्याओं को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश कौन सा है ये पूछ रहा है। ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन ए बेल्जियम, बी हंगरी, सी रोमानिया, डी यूक्रेन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, पहले मैं स्थल रुद्ध देश आपको बता देता हूं। देखिए, स्थल रुद्ध देश क्या होते हैं। ऐसा देश जिसकी कोई भी सीमा किसी जलीय क्षेत्र अथवा समुद्र अथवा महासागर से स्पर्श न करता हो, वो स्थल रुद्ध देश होते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है हंगरी है। इस प्रश्न का उत्तर हंगरी है। अब मैप में हम देख लेते हैं। देखिए, ये हंगरी है। एक मिनट, मैं इसका कलर चेंज कर लूं। ये हंगरी है। ये हंगरी। अब देखिए, हंगरी के विषय में हम थोड़ा देख लेते हैं। हंगरी मध्य यूरोप के पेनोनियन बेसिन में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। इसके उत्तर में हम देख लेते हैं स्लोवाकिया है। इसके नॉर्थ ईस्ट में कौन सा पड़ता है, यूक्रेन है। इसके ईस्ट में रोमानिया है, ठीक है। इसके साउथ में सर्बिया पड़ रहा है। क्रोएशिया पड़ रहा है, किधर, साउथ वेस्ट में क्रोएशिया पड़ रहा है। इसके पश्चिम में ऑस्ट्रिया पड़ रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम और देख लेते हैं फैक्ट्स। यह आल्प्स पर्वत श्रेणियों से यह देश घिरा हुआ है। हंगरी आल्प्स पर्वत श्रेणियों से यह घिरा हुआ है। इसकी राजधानी और इसका सबसे बड़ा जो शहर है वो बुडापेस्ट है। और मध्य यूरोप की जो सबसे बड़ी झील बलातोन झील होती है वह भी यहीं हंगरी में स्थित है। यूरोप के सबसे बड़े प्राकृतिक घास के जो मैदान है होर्टोबैगी, वो हंगरी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं या हंगरी के अधिकार क्षेत्र में शामिल है। यहाँ की जो मुख्य भाषा है वह हंगेरियन या मग्यार है और यहाँ की जो मुद्रा है फोरेंट है। अब हम स्थल रुद्ध देशों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये स्थल रुद्ध देश क्या होते हैं, ठीक है। स्थल रुद्ध देशों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वह देश जिसकी सीमाएं केवल स्थल से मिलती हैं, अर्थात जिनकी सीमा समुद्री अथवा जलीय क्षेत्रों से नहीं लगती, उन्हें स्थल रुद्ध देश या भूबद्ध देश या भू आवेष्टित देश कहते हैं। यदि सरल शब्दों में समझा जाए तो चारों ओर से सिर्फ स्थल से घिरे देश को हम लोग स्थल रुद्ध देश कहते हैं। अब स्थल रुद्ध देश की 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी वो है ऐसे देश जो केवल ऐसे देशों से घिरे होते हैं जिनकी सीमा सीधे समुद्र से लगती है। विश्व में कुल 3 ऐसे देश हैं जो केवल एक ही देश से घिरे हुए हैं। जैसे एक हो गया दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ राज्य है, स्टेट है या देश है लेसेथो। दूसरा इटली से घिरा हुआ देश है सेंट मैरिनो। और तीसरा जो देश है वो वेटिकन सिटी है, वो भी इटली से घिरा हुआ देश है। अब दूसरे देश वो आते हैं, स्थल रुद्ध देशों की श्रेणी में दूसरे स्थल रुद्ध देश वो आते हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों द्वारा घिरे होते हैं और जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। कुल विश्व में ऐसे 7 देश हैं। अंडोरा हो गया फ्रांस और स्पेन के बीच में, भूटान हो गया चीन और भारत के बीच में, नेपाल हो गया चीन और भारत के बीच में, ठीक है। इस्वातिनी हो गया मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। लिंकटेस्टिन हो गया ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में। अच्छा, लिंकटेस्टिन जो है ये डबल लैंडलॉक देशों में भी आता है। अब हम डबल लैंडलॉक देशों को भी देखेंगे। और जो मंगोलिया हो गया चीन और रूस के बीच में, मोल्दोवा हो गया रोमानिया और यूक्रेन के बीच में। अब जो हम डबल लैंडलॉक देश देख लेते हैं, ऐसे देश जो स्थल रुद्ध देशों द्वारा घिरे होते हैं, मतलब एक देश है
वह भी स्थल रुद्ध है और दूसरे जिन देशों से वह घिरा हुआ है वो भी स्थल रुद्ध देश है। तो ऐसे देश को हम लोग लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में कुल 2 देश है विश्व में ऐसा, एक पश्चिमी यूरोप में लिंक्टेस्टिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, और दूसरा मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान है जो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है। ये उज्बेकिस्तान वाला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और कजाकिस्तान को हम विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कहते हैं। ठीक है, कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह अस्ताना है। कजाकिस्तान के हम उत्तर पूर्व में रूस को देखते हैं, पूर्व में चीन को देखते हैं, दक्षिण में किर्गिस्तान है, इसके बाद उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से ये सीमा बनाता है। कजाकिस्तान के पश्चिम में कैस्पियन सागर भी सीमा बनाता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील, चूंकि कैस्पियन सागर उसे कहा जाता है, लेकिन वह चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, उसकी वो क्लोज्ड सी है, उसकी कोई भी सीमा या समुद्र से नहीं जुड़ती है या फिर वो सागर से नहीं जुड़ती है, ओशन से नहीं जुड़ती है, इसलिए उसे क्लोज्ड ओशन कहते हैं और इसीलिए उसे हम झील के नाम से जानते हैं। तो कैस्पियन सागर मूलतः विश्व की सबसे बड़ी झील है और वह कजाकिस्तान से सीमा साझा करता है। चूंकि उस कजाकिस्तान से चूंकि सीमा साझा करता है और कैस्पियन सागर का कोई भी निकास समुद्र में नहीं है, इसलिए कजाकिस्तान को जलीय क्षेत्र से जो सीमा साझा करता है उसके बावजूद भी कजाकिस्तान को लैंड लॉक देश कहते हैं। अब देखिए वेटिकन सिटी के बारे में देख लेते हैं। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा स्थल रुद्ध देश है और साथ ही साथ यह विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला स्थल रुद्ध देश भी है और विश्व का सबसे छोटा देश भी है। 3 चीजें हैं वेटिकन सिटी, विश्व का सबसे छोटा स्थल रुद्ध देश, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला स्थल रुद्ध देश और विश्व का सबसे छोटा देश। यह जो वेटिकन सिटी है यह इटली के रोम शहर के अंदर स्थित है। अब देखिए विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थल रुद्ध देश कौन सा है? यह इथियोपिया है। इथियोपिया की राजधानी पूछ सकता है आपसे, तो यह अदीस अबाबा है। यदि भारत की दृष्टि से देखा जाए, भारत में राज्यों को देखा जाए या केंद्र शासित प्रदेशों को देखा जाए, तो भारत में कुल 17 स्थल रुद्ध लैंडलॉक राज्य हैं। ठीक है, और जिनकी मतलब ये लैंडलॉक राज्य हैं और इन 17 में से 5 ऐसे राज्य हैं, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो स्थल रुद्ध हैं, जिनमें दिल्ली हो गया और आप जम्मू हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया और ये आपका लद्दाख हो गया। तो इसमें दिल्ली की भी जो सीमा है यूटीज के अंतर्गत, दिल्ली की जो सीमा है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं स्पर्श करती है। अब देखा जाए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला यदि हम भू आवेष्टित क्षेत्र या लैंडलॉक स्टेट देखें तो यह उत्तर प्रदेश है, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या वाला भू आवेष्टित क्षेत्र जो कि किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता वह मध्य प्रदेश है। अब यहां पे 2 चीज ध्यान रखें, सबसे अधिक जनसंख्या वाला भू आवेष्टित क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या वाला भू आवेष्टित प्रदेश जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता वह मध्य प्रदेश है। एशिया महाद्वीप की दृष्टि से अगर हम देखें तो एशिया महाद्वीप में कुल 12 लैंडलॉक कंट्री हैं। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी स्थल रुद्ध या लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी मेडागास्कर, ऑप्शन डी सुमात्रा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा यदि विश्व की दृष्टि से देखा जाए, हालांकि इसमें दिया नहीं ऑप्शन, तो वो देश, वो जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, यह डेनमार्क के स्वायत्त शासित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ग्रीनलैंड ईयू का सदस्य नहीं है। लेकिन जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें बोर्नियो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। अब हम बोर्नियो के बारे में देख लेते हैं। चूंकि हमने जब इसके पहले इंडोनेशिया के आइलैंड के बारे में हमने पढ़ाया था तो बोर्नियो पे हमने काफी विस्तार से चर्चा किया था, लेकिन चूंकि ये प्रश्न आ गया तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए ये बोर्नियो है, ये बोर्नियो है, ठीक है, ये पूरा बोर्नियो है। लेकिन बोर्नियो जो आइलैंड है यह ग्रेटर सुंडा का पार्ट है।
ग्रेटर सुंडा में कौन कौन से भाग आते हैं? ग्रेटर सुंडा में कौन कौन से आइलैंड आते हैं? पहले है सुमात्रा है, फिर जावा है, फिर बोर्नियो है, फिर कौन सा है? सुलावेसी है। ठीक है, सुलावेसी को हम सेलेब्स भी कहते हैं। अब देखिए जो बोर्नियो द्वीप है, ये जो बोर्नियो द्वीप है, इस पे 3 देशों का अधिकार है। इधर मलेशिया का अधिकार है। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये कौन सा है? ये ब्रुनेई है, ये ब्रुनेई है। और ये जो अधिकांश, ये जो पीला वाला हिस्सा है पूरा क्रीम कलर का, यहां से लेकर ये यहां तक, ये नीचे वाला हिस्सा ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। इसे कालीमंतन भी कहा जाता है, कालीमंतन भी कहा जाता है। ठीक है, अभी इसके पहले तक जो जावा है इंडोनेशिया का, यहां पे इसकी राजधानी हुआ करती थी जकार्ता, लेकिन समुद्र जल स्तर बढ़ने के कारण जावा से इंडोनेशिया की राजधानी कालीमंतन में शिफ्ट की जा रही है। कहां पे? नुसंतारा। ये नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नुसंतारा कहां अवस्थित है, तो इसका उत्तर होगा बोर्नियो में। अब देखिए हम बोर्नियो के बारे में थोड़ा कुछ और देख लेते हैं। ग्रेटर सुंडा और इंडोनेशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो बोर्नियो है। ग्रेटर सुंडा और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, और 3rd लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड ये है। एशिया महाद्वीप का भी सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रेटर सुंडा का, जैसा कि मैंने बताया, ग्रेटर सुंडा द्वीप का पार्ट है। ग्रेटर सुंडा का सबसे उत्तरी, ये ग्रेटर सुंडा का सबसे उत्तरी द्वीप है। और इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है, जैसा मैंने बताया, नुसंतारा, यहीं पर इंडोनेशियाई बोर्नियो या कालीमंतन में स्थापित करी जा रही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? अब देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा विकल्पों में ऐसा कौन सा क्षेत्र शामिल है जहां पे भूमध्य सागरीय देशों का, भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव नहीं देखा जाता है। ऑप्शन है इसके मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड और पंपास। इसका उत्तर होगा डी, पंपास। ये पंपास क्षेत्र कहां है? ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में। ठीक है, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है, मेडिटेरेनियन जो जलवायु क्षेत्र है, यह 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री साउथ में विस्तृत है। और यदि हम जलवायु के बारे में देख लें कि जलवायु किसे कहते हैं, ठीक है, जलवायु किसे कहते हैं, तो जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र में विभिन्न मौसमों के दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु में यह भिन्नता तापमान, आर्द्रता, वर्षा एवं जलवायु के अन्य घटकों में भिन्नता के कारण होती है। जलवायु घटकों के सम्मिलित प्रभावों के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न जलवायवीय दशाएं होती हैं, उनमें एक रूपता के आधार पर उनको विभिन्न विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु भी इन्हीं विभिन्न देश के विभिन्न, विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली जो जलवायु का एक हिस्सा है। अब भूमध्य सागरीय जलवायु किसे कहते हैं? भूमध्य सागर या रूम सागर। भूमध्य सागर को क्या कहते हैं? रूम सागर। ये आपका भूमध्य सागर है, ये क्षेत्र आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर या रूम सागर के आसपास विकसित होने के कारण इसका नाम भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु जो होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु का जो क्षेत्र होता है या जो इसका प्रभाव होता है, इसमें ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है और आसमान क्या होता है? साफ होता है। लेकिन वर्षा कब होती है? वर्षा शीत ऋतु में होती है। प्रश्न कभी पूछ सकता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में वर्षा होती है किस समय होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है या फिर शीत ऋतु में होता है? इसका उत्तर होगा शीत ऋतु में होता है। अब देखते हैं जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों का विस्तार कहां से कहां तक है। अब हम देखें तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों का जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 45 अक्षांशों के बीच पाया जाता है, महाद्वीपों में पाया जाता है। इस जलवायु के जो क्षेत्र हैं, इस जलवायु के क्षेत्र के भीतर जो देश शामिल होते हैं वो जैसे जो कुछ मुख्य देश हैं, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, यूनान, पश्चिमी तुर्की, सीरिया या पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया, उत्तरी अमेरिका के कुछ, उत्तरी अमेरिका का कुछ भाग, दक्षिण अमेरिका का कुछ हिस्सा और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल होता है।
जो इस प्रकार की जलवायु का विस्तार का जो मुख्य कारण होता है वायु दाब पेटियों में होने वाला स्थानांतरण होता है। ठीक है, ग्रीष्म काल के उत्तरायण में क्या होता है, ग्रीष्म काल में उत्तरायण की स्थिति होती है, उसके कारण जो वायु दाब पेटियां होती हैं वह उत्तर की ओर खिसक जाती है, वायु दाब पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। इसके कारण जलवायु प्रदेशों में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब का विकास हो जाता है। इसकी वजह से क्या होती है, प्रतिचक्रवाती दशाएं या व्यापारिक पवनों की उपस्थिति आ जाती है, उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार जब शीत ऋतु में दक्षिणायन की स्थिति होती है तो जो वायुदाब की पेटियां हैं वो दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में पछुआ पवन का विकास होता है और इन्हीं के कारण मध्य अक्षांशों में शीत ऋतु में मध्य अक्षांशों में वर्षा होती है, उत्पन्न चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। अब इसकी हम कुछ जो ये मेडिटेरेनियन जो जलवायु क्षेत्र है उसकी हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 35 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है। सबसे जो गर्म माह में जो तापमान रहता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक रहता है, जबकि जब सर्दी होती है तो उस समय तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम परंतु -3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। जो जल निकायों की उपस्थिति के कारण यहाँ पे क्या होता है, बहुत अधिक यहाँ ये जल क्षेत्र यहाँ पे बहुत अधिक हैं। ये देखिए ये जल क्षेत्र हैं, ये सब जल क्षेत्र, हिंद महासागर हो गया, ये हो गया, इधर प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है, ये सब जल क्षेत्र है, इधर भूमध्य सागर हो गया। तो जल क्षेत्रों की उपस्थिति के कारण जो इसका जलवायु में चरम विशेषताओं का अभाव रहता है, बहुत अधिक गर्मी नहीं रहता। जैसा मैंने बोला गर्मी कम होती है तो गर्मी अधिक होती है लेकिन अपने यहाँ की तुलना में इधर गर्मी कम होती है, ये बात है। अब भूमध्य सागरीय वनस्पतियों को यदि देख लिया जाए तो यहाँ की जो वृक्षों की पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं, चौड़ी होती हैं और मोटी होती हैं। ठीक है, छोटी होती हैं, चौड़ी होती हैं और मोटी होती है। चूंकि ग्रीष्मकालीन यहाँ पे शुष्क होता है इसलिए इनकी पत्तियों में कड़ी पत्तियों वाली तथा सूखे को सहन करने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इनके अलावा इन पत्तियों में नमी को संरक्षित करने की भी क्षमताएं होती हैं। अब हम बागान देख लेते हैं तो यहाँ की जो कृषि देख लेते हैं तो यहाँ की जो मुख्य कृषि है वो बागान पे आधारित है, जिसमें संतरा हो गया और रसीले फल भी यहाँ पे होते हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, सिट्रोन हो गया। और चूंकि बागान आधारित यहाँ पर कृषि होता है इसलिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का बागान भूमि भी कहा जाता है, विश्व के बागानों की भूमि भी कही जाती है। और सिट्रिक फल जो होते हैं, जो खट्टे जो रसीले फल होते हैं, कुल वैश्विक निर्यात का 70% निर्यात इन्हीं मेडिटेरेनियन जलवायु क्षेत्रों से होता है। खेती यहाँ पे क्या होती है, गेहूं प्रमुख रूप से यहाँ पे उपजाया जाता है, जौ की भी खेती कुछ मात्रा में होती है लेकिन प्रमुखता गेहूं की होती है। चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों में चारागाह और ठंडी जलवायु पाए जाते हैं इसलिए यह भेड़ पालन या बकरी पालन के लिए भी उपयुक्त होती है। यहाँ का एक मुख्य उत्पादन वाइन प्रोडक्शन भी है। चूंकि अंगूर की खेती होती है, रसीले फल पाए जाते हैं, अंगूर की खेती होती है विस्तृत रूप से, इस कारण यहाँ पे मदिरा उत्पादन होता है। मदिरा उत्पादन में हम ये देख सकते हैं कि जो वैश्विक उत्पादन है उसका लगभग 3/4 इन्हीं क्षेत्रों में होता है, इन्हीं क्षेत्रों में होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी जापान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, देश है? इसका उत्तर है चीन, ऑप्शन बी सही है। अब देखिए, रेशम को क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स, वस्त्रों की रानी, धागों की रानी कहते हैं। देखिए, एक अंतरराष्ट्रीय सेरीकल्चर आयोग होता है, उसके अनुसार क्या है, रिपोर्ट आता है, कुछ वर्ष पीछे के रिपोर्ट आते हैं, तो ये वो अंतरराष्ट्रीय सेरीकल्चर आयोग कहता है कि विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन करता है, जो कि विश्व के कुल रेशम उत्पादन का 60% है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान का नाम आता है। दूसरे स्थान पर भारत है, ये भारत का दूसरा स्थान है, और उज्बेकिस्तान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, अब देखिए भारत के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं रेशम उत्पादन, क्योंकि पीसीएस में इस बार भी क्वेश्चन आए थे और लगभग
पिछले 5 वर्षों में यूपी पीसीएस में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं यूपी पीसीएस की बात है, बिहार पीसीएस में भी आए हुए हैं, चूंकि रेशम से संबंधित है तो कभी भी पूछ सकता है, बहुत ही करंट टॉपिक है ये इसके लिए। तो भारत में यदि हम बात करें रेशम का, तो भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उत्पादक कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, लेकिन सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। भारत में दुनिया के 4 मुख्यतः जो 4 रेशम की क्वालिटीज पाई जाती हैं, टाइप्स पाए जाते हैं, उसमें भारत में 4 अलग अलग प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है और ये केवल एकमात्र देश है। ठीक है, 4 अलग अलग प्रकार का रेशम उत्पादन करने वाला भारत एक मात्र देश है। अब जैसे 2 प्रकार के रेशम होते हैं, एक सहतूत रेशम हो गया, दूसरा गैर सहतूत रेशम हो गया। तो सहतूत रेशम के बारे में हम देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे क्रम में उन चारों के बारे में देख लेंगे। देखिए, जो सहतूत रेशम होता है वो मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना के दक्षिणी राज्यों में उत्पादित किया जाता है। सहतूत रेशम का जो भारत के कुल रेशम उत्पादन का हिस्सा है वह 70% है और सहतूत रेशम सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? कर्नाटक में उसका उत्पादन होता है। अब गैर सहतूत रेशम की हम बात कर लेते हैं। एक प्रकार होता है गैर सहतूत रेशम में तसर। तसर का जो उत्पादन होता है वह छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों में किया जाता है। एक प्रकार होता है मोगा। मोगा असम राज्य में, प्रमुखतया असम राज्य में, मतलब जो ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं हमारे, उत्तर पूर्वी राज्य है, वहां पे ये मोगा का उत्पादन होता है, लेकिन असम में विशिष्ट तौर पे होता है। अब तीसरा है एरी रेशम। एरी रेशम, एरी रेशम को हम पीस रेशम भी कहते हैं, वेगन सिल्क भी कहते हैं, अहिंसा रेशम भी कहते हैं। इस बार ये पीसीएस में, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो एरी रेशम होता है यह भी उत्तर पूर्व के राज्यों में, प्रमुखतया असम में इसका उत्पादन होता है, लेकिन कुछ कुछ मात्रा में मेघालय और नागालैंड के ट्राइबल क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह मुख्यतः गांव के जो ट्राइबल होते हैं, ट्राइबल पुरुषों और महिलाओं द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। इसे एंडी या एरंडी सिल्क भी कहते हैं। कई बार नाम बदल के पूछ देता है। इस बार कई लोगों को क्वेश्चन का आंसर सही सही पता होने के बाद भी वो लोग नहीं सही कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन दिया था अहिंसा सिल्क का संबंध किससे है और ऑप्शन दे दिया था, तो बहुत लोगों को नहीं पता था। तो इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन मिले कि जो नाम बदल के पूछता है, उसके उपनामों के साथ यदि क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसके नाम नोट करते जाए। जैसे कि एंडी रेशम को या एरंडी रेशम हो गया, एंडी रेशम हो गया, एरी रेशम हो गया, अहिंसा रेशम हो गया, पीस रेशम हो गया, विगन सिल्क या विगन रेशम हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन ये पूछा था अहिंसा सिल्क का संबंध किससे है, तो अहिंसा सिल्क क्यों कहते हैं इसको? अहिंसा सिल्क इसलिए कहते हैं कि इस प्रक्रिया में जब रेशम हम उत्पादन करते हैं तो रेशम का जो कीट होता है उसकी इस रेशम उत्पादन की प्रक्रिया में मृत्यु नहीं होती है, इसलिए इसे अहिंसा रेशम या पीस रेशम या विगन रेशम भी कहते हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं होती है। और जो ये विगन रेशम होता है या अहिंसा रेशम होता है, यह बौद्धों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि बौद्ध क्या है, जीव हिंसा के खिलाफ थे। बौद्धों द्वारा सबसे ज्यादा इसे पसंद किया जाता है। जो इसे अहिंसा रेशम का नाम दिया गया, सबसे पहले 1992 में आंध्र प्रदेश के कुसुमा रजैया ने इसे अहिंसा सिल्क का नाम दिया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा था, पिछले 2 बार पूछ चुके हैं, 5 वर्षों में यूपी पीसीएस में 2 बार पूछ चुका है कि गेसोमर सिल्क किसे कहते हैं, उसका संबंध किससे है। ठीक है, बहुत लोग इसे गलत करके आए। तो ये स्पाइडर या मकड़ी द्वारा जो सिल्क का उत्पादन किया जाता है या रेशम जो उत्पादन होता है उसे गेसोमर सिल्क कहते हैं। यह एक तरह का प्रोटीन फाइबर होता है, एक तरह का प्रोटीन फाइबर होता है और यह बहुत ही मजबूत रेशम होता है। यदि हम वजन के आधार पर इसकी मजबूती की तुलना करें तो यह स्टील से भी अधिक मजबूत होता है। कौन सा? गेसोमर सिल्क। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है कनाडा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। इसके बाद बोला है कि इसको छोड़कर विश्व में कौन सा देश कच्चे तेलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो इसको छोड़कर ये सऊदी अरब होगा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो आंकड़े हैं, आंकड़े ये बताते हैं कि जो शीर्ष 5 तेल उत्पादक देश हैं उसमें सबसे पहले अमेरिका है, फिर सऊदी अरब है, फिर रूस है, कनाडा है और
चीन है। अब हम यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में देखें तो यह 2013 में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम तरल उत्पादक बना और 2018 में दुनिया का सबसे अधिक कच्चा तेल का उत्पादक बना। दो अलग अलग चीजें हैं। पेट्रोलियम तरल उत्पादक कब बना? 2013 में बना और 2018 में दुनिया का सबसे अधिक कच्चा तेल का उत्पादक बना। वेनेजुएला वो देश है जिसके पास कच्चे तेल का भंडार सबसे अधिक है। कच्चे तेल का सबसे अधिक भंडार यदि पूछे तो कहां पे है? वेनेजुएला में है। और भंडारण के मामले में यदि भारत का स्थान पूछे तो 23वें स्थान पे भारत है। अब देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक। इसमें कौन कौन से देश शामिल है पहले हम ये देख लेते हैं, फिर ओपेक के बारे में हम देख लेंगे। देखिए, ओपेक एक स्थायी और अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये अस्थायी संगठन। इसमें कौन कौन से देश शामिल है अब हम देख लेते हैं। देखिए, ओपेक में इराक शामिल है। पहला देख लेते हैं, ऊपर से देखते हैं। ईरान भी शामिल है, इराक शामिल है पहला, दूसरा इराक शामिल है, ईरान शामिल है, तीसरा कतर हो गया, चौथा यूएई हो गया, पांचवां सऊदी अरेबिया हो गया, छठा कुवैत हो गया, सातवां लीबिया हो गया, आठवां अल्जीरिया हो गया, नौवां कौन सा हो गया? नौवां हो गया ये हो गया नाइजीरिया हो गया, फिर 10वां कांगो ऑफ रिपब्लिक कांगो हो गया, फिर एंगोलिया हो गया या एंगोला जिसको कहते हैं वो हो गया, गैबोन हो गया, इक्वेटोरियल गुनिया हो गया और गिनी हो गया या गुनिया हो गया या और इक्वेडोर हो गया। अब हम देखते हैं इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। 1960 में बगदाद में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 5 देश शामिल थे। ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये 5 देश इसमें शामिल थे। इन्होंने इसकी स्थापना कब करी थी? 1960 में ओपेक बनाया गया था। अब देखिए, जब ओपेक बनाया गया था तो ओपेक का कुछ उद्देश्य भी रहा होगा। ओपेक का उद्देश्य था अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय करना और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता देशों को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक एवं नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना। अब देखिए, इसका मुख्यालय कहां पे है? ओपेक का मुख्यालय वियना में है। वियना कहां पे है? वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना कहां पे है? ऑस्ट्रिया में है। ओपेक के इस समय कुल 13 देश शामिल है, जैसा कि मैंने आपको बताया 13 देश शामिल है। ओपेक की सदस्यता कैसी है? ओपेक की सदस्यता किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल का एक बड़ा निर्यातक है और संगठन के आदर्शों को मानता है। ऐसा देश जो तेल का एक बड़ा निर्यातक है और संगठन के आदर्शों को मानता है, संगठन के आदर्शों मानदंडों पर कार्य करता है, उसके लिए ओपेक की सदस्यता खुली हुई है। अब देखिए, इसमें यूएसए शामिल नहीं है, रसिया शामिल नहीं है, ये सब देश शामिल, चीन शामिल नहीं है। इसमें चीन शामिल नहीं, ओपेक में शामिल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ओपेक प्लस संगठन में शामिल। अब ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस ओपेक सदस्यों और विश्व के 10 प्रमुख गैर ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक गठबंधन है जिसमें रसिया शामिल है लेकिन चीन शामिल नहीं है, यूएसए शामिल नहीं है। ठीक है, और इसमें अजरबैजान शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, ये सब देश इसमें शामिल है। ठीक है, तो हमने ओपेक देखा और ओपेक प्लस देखा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मेघालय पठार का अंश नहीं है। ऑप्शन है भुवन पहाड़ियां, ऑप्शन बी है गारो पहाड़ियां, ऑप्शन सी है खासी पहाड़ियां, ऑप्शन डी है जयंतिया पहाड़ियां, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत आसान सा उत्तर है भुवन पहाड़ियां। ठीक है, अब हम मेघालय पठार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, मेघालय पठार कहाँ है? यहाँ पे है, शिलोंग या मेघालय पठार। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पे राजमहल गारो गैप है, राजमहल गारो गैप। ठीक है, ये छोटा नागपुर पठार से अलग करता है राजमहल गारो गैप। अब देखिए, यदि हम मेघालय पठार की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार
को 3 भागों में विभाजित किया गया, केंद्रीय पठार, दक्कन का पठार और मेघालय का पठार। चूंकि मेघालय से संबंधित प्रश्न पूछा है, यदि बहुत विस्तृत हो जाएगा, मेघालय पठार के बारे में बताना भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग मेघालय पठार के बारे में यहाँ पे देखेंगे। बाकी जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे और भी भारत के प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी मेघालय पठार के बारे में बात करते हैं। मेघालय के जो पठार की अवस्थिति वो हिमालय के समीप है। इधर ये हिमालय का क्षेत्र है, इधर ये हिमालय का ये क्षेत्र है, ये नॉर्थ ईस्ट से गुजरते हुए ये अराकानियोमा तक गुजर जाता है। यहीं पे उसके जस्ट दक्षिण में, उत्तर पूर्वी हिमालय के जस्ट दक्षिण में यहाँ पे शिलांग का पठार या मेघालय का पठार है। तो कहने का मतलब ये है कि मेघालय पठार हिमालय से दक्षिण में स्थित है। अब मेघालय का पठार को शिलांग पठार भी कहते हैं या कॉर्बी एनालॉन्ग का पठार भी कहते हैं। मेघालय का पठार भारत का सबसे पूर्वी पठार है और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। जैसा कि मैंने बताया, हिमालय इसके नजदीक से गुजरती है, लेकिन यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। यह पूर्वी भारत का सबसे पूर्वी पठार है और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मेघालय पठार या कॉर्बी एनालॉन्ग पठार को छोटा नागपुर पठार से, जैसे मैंने बताया, राजमहल गारो गैप इसे अलग करती है। मेघालय के पठार में, मेघालय का जो ये पठार है और प्रायद्वीपीय पठार में जो चट्टानों की संरचना है या प्राकृतिक वनस्पति है और जो खनिज जो है वो समान है। इसी आधार पर हिमालय के नजदीक होते हुए भी इसे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसकी जो संगठन है, इसके जो प्राकृतिक वनस्पति है वो प्रायद्वीपीय पठार से समानता स्थापित करते हैं। गारो, खासी और जयंतिया मेघालय के पठार के प्रमुख पहाड़ियां हैं। लेकिन ये प्रमुख पहाड़ियां तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 और पहाड़ियां शामिल है शिलांग पठार के अंतर्गत, मिकिर और रेगमा। अब देखिए, जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी हैं, ये मेघालय राज्य में ही स्थित है, ये मेघालय में ही यहाँ पे ही स्थित है, जबकि मिकिर और रेगमा शिलांग पठार के अंतर्गत आते हैं और ये असम राज्य में स्थित है। इधर असम स्टेट है। इसको थोड़ा ये देखिए, मिकिर और रेगमा, गारो, खासी, जयंतिया इधर हैं, ठीक है, और मिकिर और रेगमा इधर हैं। ये असम का हिस्सा, ये असम है, ये मेघालय है। शिलांग पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है नोरकोक है, ये गारो में स्थित है। कौन सा? नोरकोक, ठीक, या नोकरेक भी इसको कई बार कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ऑप्शन ए है जोजिला, ऑप्शन बी है रोहतांग, ऑप्शन सी है नाथुला, ऑप्शन डी है खैबर दर्रा। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सर्वाधिक ऊंचाई पर यदि हम अवस्थित दर्रे की बात करें, जो विकल्पों में है, वह नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा है सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है और यह भारत और तिब्बत को जोड़ता है। चूंकि ये कई बार किताबों में दिया होता है कि भारत और चीन को जोड़ता है, लेकिन चूंकि तिब्बत पर चीन ने अनाधिकृत रूप से अधिग्रहण किया है, उसको अपहरण किया है उसके क्षेत्र का, इसलिए हम इसे तिब्बत ही मानेंगे। और तिब्बत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है भारत के। वहां के दलाई लामा को हमने क्या किया है, अपने यहाँ आश्रय दिया है, इसलिए हम इसे भारत और तिब्बत ही पढ़ेंगे, ठीक है। भारत और तिब्बत को ये जोड़ता है। अब हम बाकी दर्रों के बारे में देख लेते हैं और दर्रा किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। दर्रे का मतलब ये होता है 2 पहाड़ों के बीच ऐसी जगह जिसका निर्माण नदियों के प्रवाह के कारण हुआ है या किसी अन्य भूकंपीय, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, या जो जमीन का खिसकना होता है उसके कारण, स्खलन, भूस्खलन के कारण हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि 2 पहाड़ियों या पर्वतों के बीच में, एक ही पहाड़ी या पर्वत के बीच में यदि कोई इस प्रकार का प्राकृतिक रूप से स्थान बन गया है जिससे कि आर पार लोग जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। हम नाथुला दर्रा के बारे में हमने देख लिया कि यह पूर्वी सिक्किम में स्थित है। अब हम इसके जो ऑप्शन जोजिला, रोहतांग, खैबर के बारे में देखेंगे। देखिए, जो रोहतांग दर्रा है यह मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हिमालय के पीर पंजाल रेंज के पूर्वी छोर में स्थित है। हिमालय के पीर पंजाल के पूर्वी छोर में स्थित है।
कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से रोहतांग दर्रा जोड़ता है। जोजिला पास की बात कर लेते हैं। जोजिला पास जो है वह एक रणनीतिक पास है भारत के दृष्टिकोण से। यह जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ता है, मतलब यह दो यूटीज को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को, जोजिला पास। खैबर दर्रा को देख लेते हैं। खैबर दर्रा पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, पाकिस्तान में स्थित है लेकिन वह अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। यह हिंदू कुश पर्वत का जो हिस्सा है, एक सफेद कोह पर्वत श्रृंखला है, वहां पे एक ऐतिहासिक दर्रा है। इस दर्रे के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच मार्ग स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया को यह दर्रा जोड़ता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, करेवा मृत्तिका जो जाफरान अथवा केसर का एक स्थानीय नाम जो कि जाफरान भी कहते हैं के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। ऑप्शन ए है कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन बी है गढ़वाल हिमालय में, ऑप्शन सी है नेपाल हिमालय में, ऑप्शन डी है पूर्वी हिमालय में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जो करेवा मृत्तिका होती है इसी के अंतर्गत भारत में जाफरान की खेती होती है और यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में यह खेती की जाती है। जैसा कि पीछे एक बार आ चुका है कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वह ईरान करता है। ठीक है, लगभग 90% केसर उगाता है विश्व का। विश्व के संपूर्ण केसर उत्पादन का 90% केसर जो है ईरान में उगता है, लेकिन भारत में किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के कहाँ उगता है, किश्तवाड़ क्षेत्र में उगता है। किश्तवाड़ क्षेत्र में करेवा मृत्तिका जो है वह कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। अब हम देखिए केसर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। केसर देखिए जो करेवा मृत्तिका है यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। करेवा मिट्टी को हम बुदूर भी कहते हैं, बुदूर भी कहते हैं। ठीक है, केसर को लाल सोना भी कहा जाता है, रेड गोल्ड कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से केसर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है। भारत में प्रमुख रूप से जो केसर की 3 प्रजातियों की खेती की जाती है, एक्विला सैफ्रॉन हो गया, क्रीमे सैफ्रॉन हो गया और लाचा सैफ्रॉन हो गया। ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन विश्व में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, सबसे अधिक उत्पादन ईरान में होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का लगभग प्रतिशत था। ऑप्शन 21%, 31%, 36%, 40%, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी थी भारत की में, हमने इस जनगणना से संबंधित भारत की जनगणना और बिहार की जनगणना से संबंधित हमने प्रश्नों का एक वृहद अध्ययन, एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी उसने शामिल किया हुआ है। एक पूरा का पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उससे जरूर देखें, आपके लिए बिल्कुल ही लाभदायक होगा। वो पिछले साल में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस तरीके से पूरे एक बेहतरीन तरीके से उसको समझाकर बनाया गया, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए हम नगरीय जनसंख्या कितना था, 31.16% था। भारत की कुल आबादी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% था। यहाँ लगभग प्रतिशत की बात करी गई है, तो 21 है नहीं, 31 है, 36 है, 40 है। ये देखिए 31% इस हिसाब से सही है। बहुत अधिक व्याख्या हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पे एक विस्तृत वीडियो बनाया जा चुका है जनसंख्या के और बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए। अगला प्रश्न भी जनगणना से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर पूरा एकदम विस्तार से बताया हुआ है, आप जाकर वो वीडियो जरूर देखें। महिला साक्षरता दर थी, महिला साक्षरता दर कितनी थी भारत में, जो महिला साक्षरता दर है वह है 65.46%। भारत में कुल महिला साक्षरता दर है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या, 60% दिया हुआ है, 63% दिया हुआ, 65.5% दिया हुआ है और 62.62% दिया हुआ है। अब देखिए 65.5%, 65.46% के बिल्कुल नजदीक है, ये सही होगा क्योंकि ये पॉइंट है, जब 3 के बाद हम जाते हैं तो उसको 5 मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये 65.5% इस प्रश्न के आधार पे ये उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, किस स्टेट को कहते हैं? ठीक है, तो चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। यदि यह पूछे कि विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं, तो विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को।
हालांकि क्यूबा को कहते हैं, हालांकि क्यूबा को पीछे करके ब्राजील पूरे विश्व स्तर पर गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्न खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? ऑप्शन ए, कौन सा ऐसा खनिज है जिसका विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है? तो ऑप्शन ए है सीट अभ्रक, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है जिप्सम, ऑप्शन डी है लौह अयस्क, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वह उत्तर होगा सीट अभ्रक। सीट अभ्रक का उत्पादन भारत में सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक भारत करता है। तो इन प्रश्नों के साथ 64वीं बीपीएससी की ज्योग्राफी से संबंधित यह श्रृंखला समाप्त होती है। आप यह जरूर बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, उनकी व्याख्याएं कैसी लग रही हैं, और जो विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है मैप को देखते हुए। देखिए, जब आप ज्योग्राफी पढ़िए तो आप अपने साथ एटलस जरूर रखिए, क्योंकि जो स्थान बताए जा रहे हैं विश्व स्तर पे या भारत में, उन्हें आप अंडरलाइन करते रहिए, उन्हें आप देखते रहिए, जिससे आपको बहुत ही जल्दी से स्मरण होगा कोई चीज़। ठीक है, तो आप ये जरूर बताएं कि आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है, यह श्रृंखला कैसा लग रहा है, और हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। आपको यदि अच्छा लग रहा हो, यह श्रृंखला अच्छी लग रही हो, तो आप हमें लाइक करें, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, बेहतरीन तैयारी करते रहिए। आगामी कुछ दिनों में आपकी परीक्षाएं हैं, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, और आपकी इस तैयारी को बूस्टअप करने के लिए यूनिक एग्जाम्स IAS संस्था आपके साथ जुड़ी हुई है। जय हिंद, जय भारत।